हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचर एजुकेशन में। तो फाइनली आप सभी लोगों की डिमांड पे इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों के सेमेस्टर की क्लासेस, जिसमें हम लोग पहले कवर करेंगे आपका जो पेपर जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आपको बता दें, इससे पहले एक वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया है कि आपके सेमेस्टर सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और वो क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको भी बताया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले आप सिलेबस को अपने अच्छे से जरूर देख लें। इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, उसको मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बता देता हूँ। कंटेंट विषय वस्तु में आपके दो खंड में बांटे गए हैं ये पेपर, और ये पेपर थोड़ा आप कह सकते हैं कि एक वास्ट है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक हैं, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो है वो है प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, जिसमें पहले शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन और अर्वाचीन यानी प्राचीन और आधुनिक एवं उसके महत्व को। और इससे पहले भी आप लोगों को मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा के बारे में, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे भी शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फिर शिक्षा के प्रकार क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, यानी गुरुकुल समय में और बौद्धकालीन शिक्षा में इनमें क्या अंतर रहा, इसको भी। फिर मध्यकालीन शिक्षा कैसी थी, मुगलकालीन शिक्षा जिसको कहते हैं, और आधुनिक शिक्षा यानी स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की शिक्षा को डिटेल में देखना है। उसके बाद एक पॉइंट आता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक, जिसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद को पढ़ना है। इनमें क्या अंतर है और इनके आप जो इनकी विचारधाराएं हैं वो कैसे आई हैं, कैसे उनका उद्भव हुआ, विकास हुआ है, उसमें किसका योगदान है, ये सब भी पढ़ना। उसके बाद भारतीय विचारक में विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और डॉक्टर राधा कृष्णन और गिजुबाई बधेका जी को पढ़ना है। उसके बाद पाश्चात्य यानी वेस्टर्न आपको थिंकर में प्लेटो, रूसो, जॉन डेवी, उसके बाद फ्रोबेल और मारिया मॉन्टेसरी को पढ़ना है। आप देख सकते हैं कि सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, और फ्यूचर में भी आपको ये सब काम आने वाले हैं। उसके बाद जो खंड ख है इसी आपके इसी पेपर में, वो शिक्षा और समाज को लेकर है कि क्या एजुकेशन और सोसाइटी उसके बीच क्या संबंध है, प्रभावी कारक पढ़ने हैं आपको। उसके बाद सामाजिक उसकी परिवर्तन पढ़ना है, विद्यालय और समुदाय के संबंध को पढ़ना है। उसके बाद उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे जैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शैक्षिक अवसरों की समानता और शिक्षा का व्यावसायीकरण एवं उस पर नियंत्रण जैसी चीजें, बचपन छिनता, बाल श्रम, और इसमें यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक जो कारक हैं उनको, साथ ही साथ जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं उसके दुष्परिणाम क्या है, पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, फिर जल संचयन क्या है, फिर उसके बाद भूमंडलीय ताप वृद्धि और भूमंडलीकरण, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लैंगिक असमानता क्या है। ये सारे टॉपिक जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको ध्यान से समझना और सुनते जाना है। शिक्षा एवं मानवीय मूल्य भी आपको इसमें एक टॉपिक इसमें आएगा, जिसमें मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं उद्देश्य, फिर मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या भूमिका होती है, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। तो ये आपने देखा कि ये आपको इस पेपर में पढ़ना है, और हम लोग पॉइंट वाइज जिस टॉपिक वाइज आपको सिलेबस में दिया हुआ उसी तरीके से हम लोग इसको कवर भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। अभी हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, या आप पहले से भी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे। संकल्पना जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको परिभाषा नहीं बतानी है, यानी कि ये जो कंसेप्ट है ये इंडियन में, इंडियन कंटेक्स्ट में, यानी आप कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में कैसे देखा जाता है शिक्षा को, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भारतीय साहित्य में अगर हम साहित्य की बात करें तो शिक्षा को एक ऐसा अमूल्य धन माना गया है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। किम किम न साध्यते कल्पतेव विद्या, यानी ये कल्पलतेव विद्या, यानी यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि विद्या या शिक्षा जो है कल्पलता के समान है, जो सभी चीजों की पूर्ति करने वाली होती है। इसका अर्थ क्या है कि भारत या इंडियन कंटेक्स्ट में
भारत के संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षा को ऐसा एक धन माना जाता है, अमूल्य धन। आपने बचपन में भी देखा होगा कि शिक्षा बांटी नहीं जा सकती, शिक्षा कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो यानी इतनी अमूल्य चीज मानी गई है इसको, और उसी को कल्पलता के समान, यानी कल्पलता जो है हिंदू धर्म में एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि एक वृक्ष माना जाता है जिससे कि आप जो भी विश मांगे वो पूरी हो जाती हैं। तो उसकी उतनी अहमियत दी गई है शिक्षा को, ये इसकी संकल्पना में कहलाएगा, और यही आपको लिखना और आपको आंसर करना होगा। फिर मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, ये आप सभी लोगों को पता है। और उसके बाद जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पराश्रित होता है, किंतु शिक्षा ही वो प्रक्रिया है जिसकी सहायता पर या सहायता से निर्भर शिशु क्रमशः अपना विकास करता है। जैसे जब बालक जन्म लेता है तो वो पराश्रित यानी दूसरों पर आश्रित होता है, अपने मम्मी पापा परिवार पर। फिर धीरे धीरे वो क्या है, वो आत्मनिर्भर बनते जाता है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, उस शिक्षा का ही है। समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है तो वो किसकी बदौलत, जैसे आप अच्छी रैंक लाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप जॉब पाते हैं, तो किसकी बदौलत, शिक्षा की बदौलत। वो शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से अलग रखता है। आदिम पुरुष के असभ्य एवं बर्बर जीवन की तुलना में आज के मनुष्य का सभ्य एवं सुसंस्कृत जीवन वास्तव में शिक्षा की ही देन है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सर्वांगीण का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी शिक्षा से क्या है, मनुष्य के सारे आप कह सकते हो कि सारे पहलुओं का विकास होता है। यानी वो समझदार तो बनता ही है, उसके बाद जागरूक बनता है अपनी चीजों को लेकर, इतिहास को लेकर, भविष्य को लेकर, यानी सब कुछ उसके अंदर शारीरिक, मानसिक, राजनैतिक, आर्थिक सारे टाइप के विकास आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ शिक्षा की देन है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जंगलों में लोग रहते थे और मांस खाते थे, यानी शिकार करते थे, उनके पास और कोई रोजगार नहीं था। शिक्षा की बदौलत आज मनुष्य अपने को इतना सभ्य सुसंस्कृत कर पाया है, यही यहाँ कहने का अर्थ है, यही संकल्पना है। यानी शिक्षा की कितनी महत्व, या शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, कितना कंट्रीब्यूशन है, वही इसमें आपको बताना है और समझना है। मानव की उन्नति, सभ्यता और एवं ज्ञान विज्ञान की प्रगति का एकमात्र साधन ही शिक्षा है। यानी यहाँ पर आपको कंप्लीटली ये बताना है कि शिक्षा क्या है, और वही शिक्षा की संकल्पना है। अगर आप एक लाइन भी लिख लेते हैं कि शिक्षा को भारतीय परिप्रेक्ष्य में अमूल्य धन माना गया है, तो वो भी आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। परेशान आपको नहीं होना है कि सब कुछ आपको रटना नहीं है, बस समझना है। अब बात आती है शिक्षा के अर्थ की। तो जब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है शिक्षा के अर्थ को, और यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। और आपको बता दें कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक पोर्शन होता है, जब आगे आप लोग केवीएस ओवीएस के एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आते हैं। तो इसलिए अगर आप उन क्लासेस को देखना चाहेंगे तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप जाकर देख पाएंगे। जब भी हम शिक्षा के अर्थ की बात करते हैं तो उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, मेनली टू टाइप्स में। पहला होता है कि प्राचीन दृष्टिकोण से, और दूसरा आगे अभी हम लोग देखेंगे, अभी आगे एक और प्रकार आएगा। तो अभी यहां पर जान लीजिए दूसरा प्रकार क्या होता है कि व्यापक और संकुचित। यहां पर पहले हम लोग नजर डालते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ क्या था, यानी प्राचीन दृष्टिकोण से। तो प्राचीन समय में शिक्षा को ही विद्या कहा जाता था, और विद्या शब्द की उत्पत्ति जो है वो विद धातु से आ, मानी जाती है, उसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ था जानना। यानी जब भी एग्जाम में लिखें, या आपको खुद जानकारी होनी चाहिए कि विद्या शब्द जो है जो विद धातु से बना है और जिसका अर्थ है जानना। अगर आप इतना लिखते हैं तो इससे समझ में आ जाता है कि आपने इन चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। इस प्रकार विद्या का अर्थ जो है ज्ञान से लगाया जाने लगा, फिर उसको विद्या ही आगे चलकर शिक्षा भी कहलाने लगी। लेकिन बहुत डिटेल में जाएंगे तो उसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन उसको जानने की आपको जरूरत नहीं है, और उतनी डीप की चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया, और शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है। ये माना गया कि शिक्षा द्वारा ही ज्ञान अर्जित करने का एक साधन है। ये प्राचीन दृष्टिकोण से, यानी एंशियंट टाइम से ऐसा माना जाता रहा। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्राचीन, या नहीं भी आएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्राचीन दृष्टिकोण से शिक्षा का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे प्राचीन दृष्टिकोण से शिक्षा को तीसरी नेत्र बताया गया, यानी तृतीय मनुष्य नेत्रम। वैदिक काल में शिक्षा का विद्या से प्राप्त ज्ञान एक
ऐसा प्रकाश कहा गया जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। आप सोचिए, एक तरफ नेत्र माना गया, दूसरी तरफ एक ऐसा प्रकाश माना गया जो कि उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित कर देता है। और इसी तरीके से शिक्षा को, विद्या को परिभाषित भी किया गया था। अब उसके बाद हालांकि जब प्रकाशित कर देगा जिससे व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सामना जो है सफलतापूर्वक कर सकता है। ये तो रही प्राचीन की बात। अब इसमें जब आपके अब जो कंपटीशन एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो मैक्सिमम आपसे इसके आधुनिक दृष्टिकोण यानी अर्वाचीन दृष्टिकोण से पूछा जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो शिक्षा जो शब्द है वो भी संस्कृत भाषा के ही शिक्ष धातु से में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग नोट भी कर लें। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है और ये प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं है, वरना बालक में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया प्रारंभ होकर आजीवन चलती है। यानी यहां पर क्या है कि आधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षा को एक प्रक्रिया माना गया। यहां पे आपने देखा कि यहां पर प्रक्रिया के साथ साथ इसको और ज्यादा तवज्जो दी गई, त्रिनेत्र कहा गया, ज्योतिपुंज कहा गया। लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर एक प्रक्रिया मानी, एक प्रोसेस माना जा रहा है। अब बात करें अगर इंग्लिश टर्म में, तो इसी शिक्षा को आपको पता है एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के 3 वर्ड से मानी जाती है। यानी कोई एक कहीं पर ऐसा नहीं आपको किसी विशेष से ही नहीं कहा गया है कि नहीं इसी से एजुकेशन वर्ड आया है। उसके लिए 3 वर्ड जिम्मेदार हैं, वो है लैटिन के एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। इन तीनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन मॉडर्न टाइम में जब इस पर रिसर्च की गई तो माना गया कि लैटिन के इन्हीं वर्ड से एजुकेशन शब्द, यानी जो आज हम लोग एजुकेशन वर्ड यूज करते हैं, वो इन्हीं तीनों से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। एडुकेटम का मीन था टू ट्रेन, एक्ट और ट्रेनिंग यानी शिक्षित करना, और एडुसियर का टू लीड आउट, विकसित करना या विकास करना अपना स्वयं का। एडुकेयर जो था ये आगे बढ़ना, बाहर निकलना या विकसित करना। लगभग अगर आप देखें तो पहले को छोड़ के दोनों का अर्थ इसमें कॉमन आपको दिखेगा। एडुकेटम अगर आप याद रखते हैं तो ये ज्यादा बेटर होगा। इसका मतलब था टू ट्रेन या एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। ठीक है, यहां पर उसी को पूरा डिटेल में वो दिया गया है जो हमने ऊपर देखा। अब बात आती है, जब आपने अभी देखा कि शिक्षा के अर्थ को हमने प्राचीन संदर्भ में भी देख लिया और आधुनिक संदर्भ में भी देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम में ये आएगा कि शिक्षा का अर्थ जो है उसको यहां पर भी 2 भागों में, जैसा मैंने शुरू में बताया, संकुचित संकुचित अर्थ क्या होता है और आपका व्यापक अर्थ क्या होता है। संकुचित का मतलब नैरो। अब नैरो का मीन अभी हम लोग समझ लेंगे, मतलब बहुत ही संकुचित देखा जाता है शिक्षा को। व्यापक का मतलब वाइडर सेंस में क्या होता है, नैरो सेंस में क्या होगा उसको देख लीजिए। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। जब हम बहुत ही नैरो सोचते हैं एजुकेशन के बारे में तो हमें क्या लगता है, अगर आपसे भी जब भी हम शिक्षा की बात करेंगे या आपसे एजुकेशन की बात करेंगे तो आपके मन में या बचपन में हमें सिर्फ स्कूल दिखाई देता था, कॉलेज दिखाई देता था। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता था। यानी कहने का मतलब, एक यहाँ पर ये जो निश्चित सब कुछ कहा जा रहा है ये एक विद्यालय की बात की जा रही है। यानी एक विद्यालय में जाकर एक निश्चित विधि, यानी आप 10 से 4 जाते थे अपने स्कूलिंग, जो स्कूल का टाइमिंग था उसी टाइमिंग में आप एक निश्चित जगह आपकी क्लास थी, आप वहां जाके पढ़ते थे, वो एक मेथड रहता था पढ़ने का। तो सिर्फ उसी को कहा गया शिक्षा, नैरो मीनिंग में। ध्यान रखिएगा ये नैरो की बात की जा रही है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए, यानी इसका उद्देश्य होता था मेंटल डेवलपमेंट। शिक्षा के अर्थ में शिक्षक का स्थान मुख्य होता था। जब हम नैरो मीनिंग की बात करते हैं तो शिक्षक जो है मुख्य हो जाता है, यानी कि टीचर को और बहुत अधिक तवज्जो दी जाती है और बालक को जो है गॉड यानी बालक को कम तवज्जो दी जाती है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता तो अवश्य बन जाता, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। परिणाम स्वरूप वो अपने भावी जीवन में चारों ओर भटकता ही फिरता।
यहाँ कहने का मतलब ये है, हालाँकि ये बहुत समय तक इसी को माना गया, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में ये माना जाता है कि जो नैरो मीनिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिटेड है। उसको हम सिर्फ़ अपने स्कूल टाइम में जो स्कूल में जाकर पढ़ते थे उसी को शिक्षा, उसी को एजुकेशन मानते थे, और उसके बाहर जो हम घर परिवार में सीख रहे हैं उसको नहीं मानते थे। इसी वजह से जब नया कंसेप्ट आया, नया मतलब जब इसमें और रिसर्च हुई तब पता चलता है, तब लोगों ने अपने विचार दिए कि शिक्षा का व्यापक अर्थ भी होना चाहिए, और व्यापक अर्थ में अब बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएँगी। जैसे देखिए, शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अब देखिए अंतर क्या, अगर आप इसको ध्यान से समझ रहे होंगे, तो संकुचित अर्थ में क्या था, हम बस बहुत ही नैरो उसको देख रहे थे, मतलब एक चार दीवारी के अंतर्गत जो भी हमें ज्ञान मिल रहा था उसी को शिक्षा समझ रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि जीवन के यानी प्रारंभ से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी एक्सपीरियंसेस हमें मिल रहे हैं वो सब शिक्षा है। यानी जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नियंत्रित वातावरण यानी सिर्फ एक कॉलेज, कोचिंग, इंस्टीट्यूशन में मिले, वो कहीं पर भी मिले, वो सब शिक्षा है। जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पर नैरो में हम लोग क्या मान रहे थे कि शिक्षा जो है एक निश्चित समय तक चलती है, यानी बच्चा जो है आप 5 साल से पढ़ना स्टार्ट करता है, लगभग 20, 25, 30 साल तक पढ़ता है, या 25 साल मान लीजिए। 5 साल से पढ़ना स्टार्ट करता है, 20-25 वर्षों तक पढ़ता है, वही शिक्षा है, उसके बाद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम व्यापक वाइडर मीन में बात करेंगे तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये हम जब घर पे कुछ सीख रहे हैं, हमें कोई सिखा रहा है, वो भी है। हम हर वक्त जहाँ पर भी हैं, हम कुछ न कुछ हर दिन नया सीख रहे हैं। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं है, अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक को जो कुछ भी सीखता है वे सब उसके शिक्षक हैं। यानी जब वाइडर सेंस की बात करेंगे तो अगर उसका बड़ा भाई, उसके मम्मी पापा, उसके गार्जियन, उसके रिश्तेदार, राह चलता आदमी भी अगर उसको कोई ज्ञान दे रहा है तो वो भी उस बच्चे के लिए शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा, शिक्षक होगा। ये ध्यान रखिएगा। जिन्हें वो सिखाता है वे सब उसके शिष्य हैं, और जिस स्थान पर सीखने और सिखाने का कार्य चलता है वो स्कूल है। इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण पर अंकुश नहीं होता है। यानी यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें को हम फॉलो नहीं करते, हम मानते हैं शिक्षा। अगर हम मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं और आपसे कोई काम बिगड़ जाता है, आप अगली बार जब उस वर्क को करेंगे तो परफेक्टली, यानी आप उसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे। तो आप आपने यहाँ पे सीख लिया, यहाँ पे ना किसी शिक्षक की जरूरत पड़ी, ये भी शिक्षा है। लेकिन नैरो मीन में इसको हम सिर्फ स्कूल तक सीमित रख रहे थे, या कोचिंग तक या कॉलेज तक। तो ये इसमें अंतर है, इसको देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में कभी-कभी अगर आप लिखते हैं, आप किसी भी शिक्षा शास्त्री यानी एजुकेशनिस्ट का नाम देते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। एक एजुकेशनिस्ट हैं टी रेमंड, के अनुसार इन्होंने कहा है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है, जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे-धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही डिटेल में, और इसमें सारी चीज़ें इनकी डेफिनेशन में इन्वॉल्व हैं, कि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें धीरे-धीरे वो अपनी चीज़ों को समझते और अपने को ढालते जाता है, वही शिक्षा है। अब हम लोग बात करेंगे कि इन सभी चीज़ों को यानी इन चारों पॉइंट को, कि हम जो प्राचीन में हमने देखा इसको भी मिला लेते हैं, आधुनिक को भी मिला लेते हैं, संकुचित और व्यापक को भी, दो यानी इन चारों को या और भी अन्य को मिला लेंगे। तो अब शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है, कि अब हम इसको एनालिसिस करके कैसे बताएंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि कुछ पॉइंट्स को देखना, जो कि बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा जो है छात्रों की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में भी है। यानी शिक्षा क्या है कि बच्चों के अंदर जो ऑलरेडी टैलेंट रहता है उसी का और विकास करने का कार्य करती है। शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात जो शक्तियां उनका सर्वांगीण विकास करना और ज्ञान को बलपूर्वक ठूसना नहीं है। यानी यहाँ पर जोर जबरदस्ती की बात नहीं की जा रही। यहीं पे डेफिनेशन यानी मत है एडिशन का, कि शिक्षा के द्वारा मानव के अंदर, यहाँ पे अंतर लिखा है, अंदर होगा, अंदर में निहित उन सभी शक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनकी शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना नितांत असंभव है। यानी शिक्षा ही एक ऐसा उपकरण है,
एक साधन है। क्या क्या कार्य करता है कि बच्चों का संपूर्ण विकास करता है। जैसे अगर बच्चा बचपन से ही टैलेंटेड होता है, थोड़ा-सा जानकार होता है, जब उसको शिक्षा मिलती है तो वो आगे और भी तरक्की करता है। तो ये क्या है? ये जन्मजात शक्तियों का विकास ही है। तो यहाँ पर शिक्षा क्या है? एक उपकरण या एक साधन के रूप में बात कही जा रही है। वहीं दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे शिक्षा जो है नवीन सूचनाओं के रूप में भी है। कुछ व्यक्तियों के मतानुसार नवीन सूचनाओं का संग्रहण और निष्पादन ही शिक्षा है। निष्पादन का मतलब उसको परफॉर्म करना। वे सूचनाओं को ही ज्ञान कहते हैं। जैसे हम आप देखे होंगे कि जिसके पास जितनी नॉलेज है कि कब कहाँ क्या हुआ था या अभी क्या हो रहा है, प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर उसको भी शिक्षा मानते हैं कि जिसको सारी जानकारी हो कि अगल-बगल क्या चीज़ें घट रही हैं, कहाँ कौन-सी घटना हो गई, क्या नई योजना आई है, उस योजना में किसको लाभ मिलेगा। ये जो सूचनाएँ हैं, इसको भी शिक्षा से ही जोड़ा जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम इसको पॉइंट में समझ रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में है। गतिशील क्यों है? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बस एक आप एक जगह हैं तो कुछ लिमिटेड है। यानी ये हमेशा इसके रूप में बदलाव होता रहता है। आज से 10 साल पहले को जो लोग बुक्स पढ़ते थे वो दूसरे टाइप की बुक थी। आज की बुक्स अलग है, आज की नॉलेज अलग है, सिलेबस हमेशा अपडेट होता रहता है। तो इसमें गतिशीलता आपको दिखती है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही विकास के यथ पर यहाँ पे पथ पर होगा। कुछ जगह थोड़ी-सी मिस्टेक है उसको आप करेक्ट आप लोग अब समझ भी जाएँगे। पर अग्रसर करती है गतिशीलता से ये भी तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ प्रक्रिया में परिवर्तन होता रहे। ये सब प्रक्रिया नहीं है। आपको बता दें कि गतिशीलता का मतलब है कि पढ़ाने के मेथड में भी पहले के टीचर आप 20 साल पहले अपने मम्मी-पापा से या अपने घर में किसी अपने बड़े भाई, बड़े बहन से पूछेंगे तो वो पढ़ने का उनके तरीका अलग था, उनके टीचर अलग थे। अब उनमें बहुत तेजी से जो बदलाव है वही उसी को हम कहेंगे कि ये गतिशील प्रक्रिया भी है। आगे देख लीजिए शिक्षा विद्यालय की परिधि के सीमित ज्ञान के रूप में कुछ विद्वान शिक्षा को विद्यालय की परिधि तक ही सीमित मानते हैं यानी जो संकुचित सोचते हैं यानी जो जिन्होंने संकुचित परिभाषा दी है संकुचित अर्थ में शिक्षा को परिभाषित किया है वो लोग तो यही मानते थे कि विद्यालय के ही परिधि यानी विद्यालय के ही अंतर्गत मिलने वाली जो शिक्षा है या जो जानकारी है वही सिर्फ शिक्षा है किंतु शिक्षा के संबंध में इस प्रकार की धारणा जो है इसको दोषपूर्ण माना गया है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं थी इसीलिए मॉडर्न कंसेप्ट आया लोग अलग-अलग अपने विचार देने लगे और इसको अब कहा जाता है कि शिक्षा तो जीवन पर्यंत यानी जीवन से लेकर जीवन के अंत तक चलने वाली प्रक्रिया जिस जिस पर आयु या स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आप कहीं पर भी किसी भी एज में सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें। अब उसके बाद जो शिक्षा का एक और पॉइंट है, थोड़ा-सा इसको शॉर्ट में जान लीजिए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? आप हालाँकि ये सब भी वास्तविक ही था, लेकिन यहाँ पे इस कंटेंट में ऑलरेडी गिवन है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। शिक्षा का वास्तविक वर्ष अर्थ से तात्पर्य क्या है? यानी आप लिखेंगे शिक्षा के अर्थ को या आप उसको जब बताएँगे, तो इस प्रकार से बताएँगे, यानी ये जो आप बताएँगे, ये और सटीक होगा। इसमें आप कहेंगे अब यहाँ पर क्या देखिए शिक्षा का वास्तविक तात्पर्य वो शिक्षा जिसमें संकुचित और व्यापक दोनों रूप निहित हों। ये माना गया कि जब दोनों रूपों को निहित कर दिया जाएगा हालांकि ऊपर भी हम लोगों ने चारों पॉइंट्स को देखकर एक विश्लेषणात्मक अर्थ देखा था यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से लेकिन एक थोड़े से मॉडर्न कंसेप्ट में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पे देख सकते हैं अर्वाचीन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शिक्षा के विभिन्न अर्थों में समन्वय करना आवश्यक है यानी सारी डेफिनेशन को कहीं ना कहीं को एक इस तरीके से एक्सप्लेन करना या समायोजित करना कि लगे कि सारे एस्पेक्ट सारे पहलू उसमें समाहित हैं उसमें जुड़े हुए हैं क्योंकि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है जिसकी बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं जो कि उसके जीवन को वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से सफल बनाने में सहायता प्रदान करता है या सहायक होता है तो ये हमने ऊपर भी देखा अब वास्तविक शिक्षा बालक स्वयं अपने अनुभवों तथा प्रयत्नों से प्राप्त करता है जब भी वास्तविक वास्तविक शिक्षा की बात की जाएगी वास्तविक का मतलब यहाँ पे आप ऐसा नहीं है ऊपर भी वास्तविक ही था लेकिन यहाँ पर मान लीजिए रियल एजुकेशन क्या है तो रियल एजुकेशन जो है वो बच्चे के या मनुष्य के अनुभवों पर आधारित हो जैसे जब हम आप कहते हैं ना कि वो एक्सपीरियंस टीचर हैं या वो एक्सपीरियंस्ड सर हैं मैम है तो
वो एक्सपीरियंस का मतलब क्या? उन्होंने उनके पास रियल एजुकेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जब हम फेस करते हैं तो उससे जो सीखते हैं और किताब में पढ़ने से जो सीखते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। इस प्रकार वो जब कोई भी बालक, बच्चा, व्यक्ति, मनुष्य आप यहाँ पे किसी को रख के आप खुद को भी रख के देख सकते हैं। स्वयं अपने अनुभवों तथा प्रयत्नों से प्राप्त करता है तो इस प्रकार वो अपनी शक्ति, रुचि और योग्यता के अनुसार अपना विकास करता है। एक क्लास में जो है अगर 40 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो आपको पता है कि जो टैलेंटेड होगा वही पढ़ के अच्छा मार्क्स भी लाता है। उसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, आप अपनी योग्यता, शक्ति, रुचि के अनुसार अपना विकास करते हैं। ये शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहती है। ध्यान रखिएगा, विद्यालय तक वाली शिक्षा को अब आप प्रयोग नहीं करेंगे। ये जीवन भर बराबर चलने वाली प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया जो है ये अब वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है। इसमें एक ओर तो हम लोग वैज्ञानिक आविष्कारों को आधार मानकर व्यक्ति से व्यक्तित्व के वो विकास करने का प्रयास किया जाता है। आज के समय आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस आ गई, इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है कि आधुनिक शिक्षा क्या है, वैज्ञानिक शिक्षा क्या है, कि यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं समझने में, पढ़ने में, जानने में। वहीं दूसरी ओर जो है मनोविज्ञान के सिद्धांत को भी ध्यान में रखकर बालक की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों, प्राकृतिक शक्तियों आदि को महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा मान्यताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि अब हम मनोविज्ञान को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं, इसीलिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जब भी आप बीएड, बीटीसी, एमएड जो भी इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है कि अब आपको टीचर को समझना ये ज़रूरी है कि बच्चों को कब, क्या, कैसे पढ़ाना है। और बच्चे सेंटर में हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रख के पढ़ाना ही ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक एक दृष्टिकोण है, एक परिप्रेक्ष्य है। तो इसीलिए जब हम रियल वास्तविक अर्थ में बात करेंगे एजुकेशन की, तो वहाँ पर आप साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का प्रयोग ज़रूर करेंगे। कुछ बिंदु याद रखें, अगर आपको अगर लिखना हो शिक्षा की विशेषता, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा सचेतन की प्रक्रिया है, हालाँकि आप पहले पढ़े भी हैं, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये सब हम लोगों ने ऊपर देखा, अभी बस उसी को रिवाइज़ कर ले रहे हैं। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया, इसके स्वरूप में, इसके रूप में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, समय के साथ-साथ नई सूचनाएँ, नई चीज़ें, नए सिलेबस, नए चैप्टर्स, सब चीज़ें चेंज होती रहती है। ये रिजिड नहीं है कि नहीं, जो 100 साल पहले हम पढ़ रहे थे वही अभी भी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी का मतलब होता होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ऐसा पहले माना जाता था। बाद में ये कहा गया कि ये त्रिमुखी है, जो कि जॉन डेवी ने कहा है, यानी टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। यानी सिलेबस को भी ध्यान में रखा गया और जिसके अकॉर्डिंग टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाता है। एक आउटलाइन होती है, तो इसके लिए इसको त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया। यानी ये इसको बाइपोलर कहा गया, इसको ट्राइपोलर कहा गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा जो है अनुभवों के पुनर्गठन एवं पुनर्रचना की सतत प्रक्रिया है। शिक्षा जो है अनुभव, जब हमारे पास जितने अनुभव होते जाते हैं हम उतने अच्छा, हम कह सकते हैं कि हम वेल एजुकेटेड होते जाते हैं। जैसे कि आप अभी आप सोच लीजिए जब हाई स्कूल में थे तो आप किस तरीके से सोचते थे, और आज जब आप ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन के आगे हैं या आप इतने साल हो गए हैं, तब आपके सोचने का तरीका कैसे बदल चुका है। तो ये क्या है कि आपके अनुभव आपके साथ जुड़ते गए हैं और आपके सोचने, समझने और किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के तरीके में बदलाव होते गया है। तो ये था एक शॉर्ट में, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। हम लोगों ने ये जान लिया कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा के आप अगर इसको हम लोग क्लोज़ करें, इसको वाइंड अप करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वास्तविक अर्थ को हमने देखा ही अभी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है, जो कि बहुत ही डिटेल में हमने देखा उसको, व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, और उसके बाद इसकी उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति का ये आप ज़रूर याद रखें, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद शिक्षा और विद्या शब्द का एक दूसरे की जगह प्रयोग होता रहा है लंबे समय तक, और शिक्षा की संकल्पना को। इसके आगे टॉपिक वाइज जैसे आप लोग डिमांड करेंगे वैसे हम लोग एक-एक टॉपिक एक-एक क्लास में कवर करते जाएँगे।
उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्लासेस का टाइमिंग क्या होना चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट करें। इन तक बने हैं तो उसके लिए शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना समय दिया इस चीज़ को समझने के लिए। हर क्लास को लेने में बहुत मतलब इसको पहले हम बहुत समय से सोच रहे थे कि पहले लें, कब लें, तो समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फाइनली समय मिला है, तो आप लोगों को क्लासेस टाइमली दी जा रही हैं। एक बार टाइम आप बता देंगे तो उस टाइम पे हम लोग डेली उसी टाइम पे क्लासेस करते रहेंगे। लाइव क्लासेस भी आएँगी, उसमें आप परेशान नहीं होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।